विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने भाषा की इकाई के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे भाषा की जो इकाइयाँ हैं उसमें सबसे पहली जो इकाई है वो है वर्ण। वर्ण के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले यदि हम वर्ण और ध्वनि की बात करें तो इनमें थोड़ा सा अंतर जरूर है कि वर्ण जो है ये भाषा की लिखित इकाई है, सबसे छोटी इकाई, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित के रूप में कौन सी है? वर्ण है। और ये जो है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि जो है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक रूप से, ठीक है। ये मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। तो लिखित रूप जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है और मौखिक रूप की हम बात करें तो वो कौन सी है? ध्वनि है। तो वर्ण या ध्वनि जो है ये क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण जो है ये लिखित इकाई है और ध्वनि जो ये मौखिक इकाई है, ठीक है। और उसके बाद में यदि हम बात करें कि हिंदी भाषा जो है इसमें वर्णों की संख्या की बात करें, वर्णों की संख्या की बात करें तो इसमें मूल रूप से जो है वो 44 वर्ण है। मूल रूप से वर्ण जो है वो है 44 वर्ण। और यदि कुल वर्णों की बात करें तो कुल वर्णों की संख्या जो है वो है 52 वर्ण। कुल वर्ण जो है ये कितने होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। और 44 वर्णों के अंदर कौन कौन से वर्ण मिलाए कि 52 वर्ण जो है? तो इसके अंदर 4 तो आते हैं संयुक्ताक्षर। कौन से? संयुक्ताक्षर आते हैं। 4 तो है संयुक्ताक्षर, इनकी संख्या 4, ठीक है। उसके बाद में 2 जो है वो होते हैं अयोगवाहक की संख्या कितनी है? 2 है। और उसके बाद में जो 2 वर्ण आते हैं वो 2 वर्ण है उच्चित वर्ण। उच्चित वर्ण कितने हैं? 2 वर्ण है, ठीक है। तो 44 और 4 48, 48 और 2 50, 50 और 2 कितने हुए? 52। इनके बारे में संयुक्ताक्षर क्या है, अयोगवाहक क्या है, उच्चित क्या है, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे विस्तार से, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि ये जो वर्ण है इन वर्णों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। वर्णों के भेद। तो वर्ण जो है इसको हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं? एक तो है स्वर, दूसरा है व्यंजन और तीसरा जो है वो है अयोगवाहक। तीसरा जो अपना वर्ण का भेद है वो है अयोगवाहक। पहला जो है वो है स्वर, दूसरा है व्यंजन और तीसरा है अयोगवाहक। अब हम बात करें स्वरों की कि भाई स्वर क्या है। तो ये ऐसे वर्ण है कि इनके उच्चारण में हवा जो है वो मुख विवर से निर्बाध रूप से निकलती है बिना किसी बाधा के, ठीक है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख विवर से निर्बाध रूप से निकलती हो, उन्हें स्वर कहते हैं। वे स्वर क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में हवा जो है वो मुख विवर से बिना किसी बाधा के निकले, उन्हें क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। वैसे जो सर्वमान्य परिभाषा है
वो ये भी है कि जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। आगे यदि हम बात करें कि व्यंजन क्या है, व्यंजन की परिभाषा क्या हो जाएगी, स्वर से विपरीत हो जाएगी। भी जिन वर्णों के उच्चारण में हवा जो है वो मुख विवर से बाधित होकर के निकलती है, इसमें हवा जो है वो कैसे निकलती है, बाधित होकर के निकलती है, बाधित होकर के निकलती है। इसमें हवा जो है वो निर्बाध रूप से निकलती है, ठीक है। पूछा जा सकता है कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा जो है वो निर्बाध रूप से निकलती है वो क्या है, स्वर है। और ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा जो बाधित होकर के निकलती है, उच्चारण अवयवों के साथ संघर्ष करती हुई निकलती है, वो व्यंजन है। अब हम बात करें अयोग्यवाह की। अयोग्यवाह क्या है, देखो अयोग्यवाह का अर्थ है ऐसे वर्ण जिनका योग न तो स्वरों में किया जाए और न व्यंजनों में किया जाए, उन्हें क्या कहते हैं, अयोग्यवाह वर्ण कहते हैं, ठीक है। अयोग्यवाह वर्ण जो अभी हमने बात की थी, दो है, अंग और अह, इसे अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। यानी ये क्या है, अनुस्वार, ठीक है, अनुस्वार और ये है विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग दोनों जो है ये अयोग्यवाह वर्ण, ठीक है। अब सबसे पहले हमने स्वरों के बारे में बात की है कि स्वर क्या है, स्वर ऐसे वर्ण है जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेते या हवा जो है ये निर्बाध रूप से बाहर निकलती है, ठीक है, मुख विवर से। अब हम बात करें कि भाई हिंदी में कितने तो स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, और अयोग्यवाह आपके सामने नहीं, कितने होते हैं, दो होते हैं, ठीक है। स्वरों की बात करें तो स्वरों की संख्या है 11। कितनी है, 11 है स्वर। और कुछ ऐसे भी कहते हैं कि जैसे री है वो शुद्ध है, शुद्ध है, ऐसे करके 10 भी है, जबकि अपने को 11 संख्या याद रखनी है। हिंदी में स्वर जो है कितने होते हैं, 11 होते हैं। और यदि हम व्यंजनों की बात करें तो ये कितने होते हैं, ये 33 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, ठीक है। स्वरों की यदि हम बात करें सबसे पहले तो स्वर भी 11 कौन-कौन से होते हैं, व्यंजन 33 कौन-कौन से होते हैं, अयोग्यवाह आपके सामने है कौन-कौन से होते हैं, ठीक है, इनके बारे में हम बात करेंगे। 11 स्वर देखो कौन-कौन से हैं, ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, ये 11 स्वर हो, ठीक है। 2 4 6 8 10 11 स्वर हो गए। अब ये जो री जो है इसके बारे में सामान्य होता है, ये अशुद्ध स्वर है, क्योंकि इसका उच्चारण जो है वो ये जो री है इसके समान होता है, इसके समान होता है। कैसे, जैसे इसको स्वर में मान करके हम क्या मान सकते हैं, विवर्ण मान सकते हैं, ठीक है। इसमें र और ई के मिलने से क्या है, री बना है, तो इसके अनुसार इसका उच्चारण होता है, इसको अशुद्ध माना जाता है। जबकि अपने को 11 याद रखनी है संख्या, इस स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, ठीक है। तो ये अपने 11 स्वर, ठीक है। व्यंजन जो है 33, इनको हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। 33 व्यंजन होते हैं। 33 व्यंजन जो है ये कौन से है, ये कै से लेकर के और आगे है, ठीक है, कै से लेकर के है तक जो है ये 33 व्यंजन होते हैं, ठीक है। इनको हम पढ़ेंगे ये कौन कौन से व्यंजन है। अब हम सबसे पहले स्वर पढ़ेंगे और अलग अलग आधार पर पढ़ेंगे, जैसे स्वर जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रयत्न विधि के आधार पर स्वर, या प्रयत्न के आधार पर स्वर, या फिर हम कह सकते हैं उत्पत्ति के आधार पर स्वर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर, उत्पत्ति के आधार पर स्वर। अब जैसे व्याकरण की एक विधि है कि व्याकरण पढ़े तो आगमन निगमन 2 विधियां हैं, इसमें पहले आगमन विधि से पढ़ना चाहिए जिससे भी अच्छी तरह से समझा जाए। तो इसके आधार पर यदि हम बात करें तो जैसे अपने पास ए है, ई है, उ है और री है, ये ऐसे स्वर है जिनका निर्माण अपने आप से ही होता है। इनके निर्माण में अन्य किसी स्वरों की आवश्यकता नहीं पड़ती, अन्य किसी वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इनका हम नामकरण कर सकते हैं कि ये क्या है, ये है मूल स्वर। क्या कह सकते हैं, ये है मूल स्वर। क्यों मूल स्वर,
क्योंकि इनके निर्माण में, इनकी उत्पत्ति में अन्य किसी स्वर की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ठीक है, तो ये अपने आप में पूर्ण है, ऐसा कह सकते हैं। उसके बाद में इससे विपरीत यदि हम बात करें कौन कौन से है, जैसे आ है, ई है, उ है, ए है, ऐ है, ओ है और औ है। इनका यदि हम नामकरण करना चाहे तो इसके अनुरूप क्या होगा कि जैसे ये मूल स्वर क्यों है, क्योंकि ये इनका खुद से निर्माण हुआ है, जबकि ये जो क्या है ये मिले हुए है, यानी ये संधि, इनमें संधि हुई है, तो हम कह सकते हैं इनका नामकरण क्या कर सकते हैं, ये है संधि स्वर। क्या है, ये है संधि स्वर। ये सारे मूल स्वर है और ये कौन से है, संधि स्वर है। अब संधि स्वरों की हम बात करें तो ये जो सारे आ, ई, उ, ये है दीर्घ संधि के। किसके है, दीर्घ संधि के। क्यों, क्योंकि इसमें जब इनका योग करते हैं तो दीर्घ संधि के जो नियम है उनको हम काम में लेते हैं। जैसे ए और ए के मिलने से क्या बनता है, आ बनता है। वैसे ही ए और आ के मिलने से भी क्या बनता है, आ बनता है। और इसी तरह आ और आ के मिलने से भी क्या बनता है, आ बनता है। ठीक है, तो बाकी ई इसी तरह है। ठीक है, उ भी क्या है, इसी तरह हो जाएगा कि ई के मिलने से ई बनेगा। ठीक है, उ के मिलने से उ बनेगा। उसके बाद में यदि हम बात करें ए और ओ की, ए और ओ की, ये जो संधि है ये कौन सी है, ये है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। क्यों, क्योंकि गुण स्वर संधि के अंदर क्या होता है, ए या आ के साथ, ए या आ के साथ हमें क्या मिलेगा, ई या ई और उ या उ मिलेगा। यदि ए आ के साथ ई मिल रहा है तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। और यदि ए आ के साथ उ मिल रहा है तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। बाकी जो ऐ और औ दोनों जो वर्ण है इसके अंदर कौन सी है, इसके अंदर है वृद्धि स्वर संधि। क्या है, वृद्धि स्वर संधि। कैसे, यदि ए या आ के साथ, ए या आ के साथ ए मिल रहा है तो संधि करने पर, ए मिल रहा है तो संधि करने पर क्या बनेगा, ऐ बनेगा। इसी तरह ए या आ के साथ यदि ओ मिल रहा है तो संधि करने पर क्या बनेगा, औ बनेगा। ठीक है, तो इतने क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ये वृद्धि स्वर संधि हो गई, ये गुण स्वर संधि हो गई और ये कौन सी हो गई, दीर्घ स्वर संधि हो गई। ठीक है, तो ये जो अपने है ये उत्पत्ति के आधार पर स्वर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है ये मूल स्वर है, दूसरा जो है ये कौन सा है, संधि स्वर है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। उच्चारण काल के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर शब्द। उच्चारण काल के आधार पर शब्द। उच्चारण मतलब बोलना, काल का मतलब समय, यानी बोलने में कितना समय लग रहा है, इसके आधार पर हमें स्वरों को पढ़ेंगे। इसके आधार पर स्वर जो है ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो है लघु स्वर। कौन सा, लघु स्वर। पहला जो है ये है लघु स्वर, दूसरा जो है ये है दीर्घ स्वर। ठीक है, और तीसरा जो है ये है अपना प्लुत स्वर। कौन सा, प्लुत स्वर। ये है उच्चारण काल के आधार पर। लघु स्वर जो है इसे हर्षव स्वर भी कहते हैं। ठीक है, और दीर्घ स्वर जो है इसे गुरु स्वर भी कहते हैं, गुरु स्वर। ठीक है, तो लघु स्वर कौन से है भाई, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगे। तो जो हमने मूल स्वर पढ़े वो सारे के सारे कौन से हैं, लघु स्वर है। ए, ई, उ और री, ये कौन से हैं, ये है लघु स्वर। दीर्घ स्वरों की बात करें तो जो हमने संधि स्वर पढ़े हैं वो सारे के सारे कौन से हैं, दीर्घ स्वर है। तो कौन से है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। ये कौन से है भाई, ये है अपने दीर्घ स्वर।
क्योंकि इनके उच्चारण में कम समय लगता है। मान लो एक मात्रा का समय लगता है, ऐसा कह सकते हैं हमें यहाँ पर के लिए। इसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, इसके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है। और पलुत स्वर क्या है? पलुत स्वर मतलब पलुत स्वरों के उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगता है। कह सकते हैं कि इसके उच्चारण में कम समय लगेगा लघु, और इसमें क्या है दुगुना समय लगेगा। किससे? लघु स्वर की तुलना में। और इसमें लघु स्वर की तुलना में तिगुना समय लगेगा, इसमें पलुत स्वर के अंदर। ठीक है। और पलुत स्वर जो है वो वैसे तो सारे स्वर पलुत स्वर होते हैं। ठीक है। जिन स्वरों के साथ पलुत चिन्ह आ जाए, जैसे हम ओम शब्द पढ़ते हैं, ओम शब्द। ठीक है। ओम शब्द का उच्चारण करते हैं। ये ओ स्वर आया है। कौन सा आया है? ओ का स्वर है, ओ का स्वर। अब इसका साधारणतः हम यदि उच्चारण करें तो ओ बोलेंगे, ओ। जबकि अब उच्चारण करेंगे तो इसको हम कैसे बोलेंगे? औ बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर पलुत चिन्ह आया है। ये जो चिन्ह है ये कौन सा है? पलुत चिन्ह है। जिसमें पलुत चिन्ह लग जाता है उसमें उसका उच्चारण है वो 3 गुना समय के साथ किया जाता है। तो आज हम उतने पढ़ेंगे, बाकी स्वर व्यंजन जो है इनको विस्तार से हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा है इसमें आप कमेंट करके बताएं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।